मैडम के 4 साल पहले का एक इंटरव्यू है जो बॉलीवुड बबल को उन्होंने दिया था। उसमें भाई साहब क्या भर-भर के झूठ बोलती हैं और झूठ बोलते हुए मैडम को शर्म ही नहीं आती। मतलब आप ये सोच कर देखो, अब तो लोग इनके झूठ पकड़ने लगे हैं। पहले तो लोग पकड़ते भी नहीं थे, ये सोचते थे कि सच बोल रही हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के झूठ बोल रहे हैं। अब किस बात पर आप यकीन करोगे कि जो इनके एक्स इन लॉज़ थे या ससुराल वाले थे या एक्स हस्बैंड जो थे, वो वाक़ई में इतने ख़राब थे जितने ये ख़राब ये बताती थी? क्या इनके जो पेरेंट्स हैं वो वाक़ई में इतने ख़राब हैं जितने ये बताती थीं, ब्लैक पैच एंड ऑल? और ऐसी कौन-सी मजबूरी है मैडम की कि मैडम ये वाला जो ससुराल है इसको इतना भाई साहब प्रेज़ करती हैं, इतना उनके सामने डोरमेट बनी पड़ी हैं कि लिटरली इनका नाम ही डोरमेट रख दिया है। तो उस इंटरव्यू में बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं और बहुत बड़ा भी इंटरव्यू है। मैं कितना कवर कर पाऊँगी आज और फिर उसके पार्ट 2 में कितना कवर कर पाऊँगी वो तो आपको देखने के लिए ऑफ़ कोर्स मिलेगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इंटरव्यू से मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी अपने खुद के थॉट हैं, वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वैसे तो देखो, इस वाले चैनल पर एक तो मेरा फिक्स है टाइम, क्योंकि मैं उसको रात को ही हमेशा शेड्यूल कर रख देती हूँ, तो उसमें तो आगे पीछे होने का मतलब ही नहीं बनता। बट शाम के टाइम का मेरा कभी किसी टाइम आता है, कभी किसी टाइम आता है, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी हिट कर दो। और मुझे पता है इतना तो आप मेरे लिए कर ही देंगे। सारे के सारे सुमड़ी में बैठ गए हैं भाई साहब। अभी तक तो मुझे पता है, जब तक मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी हूँ किसी का भी नहीं आया व्लॉग। अचानक से सारे कैसे गायब हो गए और अचानक से जो 2 खुलासे वाले चैनल आए थे वो भी गायब हो गए हैं। तो हमारे ग्रुप में भी ये बहुत सारी बातें होती है। बहुत सारे लोग मुझे अलग से डीएम भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ, कहाँ चले गए। और आज कल परसों में मैं बिल्कुल एकदम ऐसे था, मेरे लिए समझ लो कि बिल्कुल दिन कब निकला रात कब हुई मुझे नहीं पता। तो मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, लेकिन जो भी पता चल रहा है वो मेरी वाईटी फैमिली के कमेंट से पता चल रहा है या फिर मेरे ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं उन सब से पता चल रहा है कि क्या चल रहा है आसपास। पूरी तरीके से तो नहीं पता, लेकिन कहाँ है, कैसे हैं, किसने किसको बैश किया, किसने किसको स्ट्राइक दी, किसने किसको प्राइवेसी कंसर्न के हिसाब से क्या किया, वो धीरे धीरे जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ। और किसी के पास कोई अपडेट हो तो मेरे साथ जरूर से शेयर करना। बाकी देखने वाली बात यह है कि अचानक से सारे के सारे कैसे गायब हो गए। मतलब मैडम का व्लॉग नहीं आया, जनाब का व्लॉग नहीं आया, चालू का व्लॉग नहीं आया। चालू तो रुक ही नहीं सकती भाई 2 दिन से ज़्यादा, और वो भी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के कंटेंट। अब या तो कह लो भाई उसके पास कंटेंट नहीं है, या कह लो कि कुछ ज़्यादा कुछ सीरियस है, क्योंकि चालू अपनी तो व्लॉगिंग से जब ही रुकती है उसे नहीं भैया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी भाभी बीमार है या कौन बीमार है ना, उसके व्लॉग बनने चाहिए। क्योंकि उसको पता है जब तक मैं कमाती रहूंगी, जब तक फनी मेरा साथ देता रहेगा, मेरी कमाई कम हो जाएगी तो फनी मुझे आंख दिखाएगा और मायके भाग जाएगा। और मैं कमाती रहूंगी तो मेरा रेस्टोरेंट जो है वो वेंटिलेटर पर चलता रहेगा। वेंटिलेटर बोले तो जो रेस्टोरेंट के लिए जो भी पैसा ये कमा रही है उससे उनकी वहाँ की सैलरी दे रही है, वहाँ चलाने के लिए जो भी पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि वो एक बहाना है बहुत बड़ा, लोगों को, घर कुनबे वालों को, बिरादरी वालों को, समाज को ये दिखाने के लिए कि ये अगर अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर रह रहा है तो जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा काम है। तो ये एक सॉफ्ट तरीका होता है लोगों को मैनिपुलेट करने का, लोगों को झूठ बोलने का, ये बताने का कि देखो हमारा काम धंधा यहाँ पर है या हमारी जॉब यहाँ पर है, उसकी वजह से हम अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं। अब इसलिए इन्होंने काम यहाँ पे किया, वरना काम तो ये लखनऊ में कर सकते थे जो कि पास में था, अप डाउन भी हो सकता था। काम तो ये कानपुर में भी कर सकते थे, इतना बड़ा सिटी है। लेकिन नहीं, इन्होंने काम कहाँ चूज़ किया? ऑफ कोर्स वहीं पर जहाँ पर चालू को रहना था। वरना एक लौता लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़की उनके घर की सऊदी में रहती है, यानी कि इंडिया में भी नहीं रहती है। तो अगर कोई हारी बीमारी तकलीफ हो जाएगी तो उसको आने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा और इतनी इजिली पहुंच नहीं पाएगी। और एक अगर इंडिया में ही है तो वो भी इतनी दूर है कि कम से कम उसको भी 1.5 दिन लगेगा। फ्लाइट लेकर आएगा तो भी उसको उतना टाइम तो लगेगा ही। मतलब इतनी दूरी पर नहीं है कि अपने माँ बाप के पास रहे। और बूढ़े माँ बाप का भाई क्या पता होता है कि उम्र का तकाजा होता है, तबीयत हारी बीमारी, अगर ऐसे बुढ़ापे में अपनी औलाद छोड़ दे तो भाई लानत है ऐसी औलाद पर। और भाई सीधा मैं तो यही बोलूंगी, इस लाइन पर यही कहूंगी, जैसा करोगे ना तुम अपने माँ बाप के साथ, वैसा ही भरोगे तुम अपनी औलाद के साथ। और मैं हमेशा ही कहती हूँ, जो माँ की गोद है ना वो बच्चे का पहला स्कूल होती है। तो भाई जो तू सिखा रही है ना अपने बच्चे को, जो तू इन्वायरमेंट देगी, तो उसके लिए रेडी रहना। मैडम ने अभी इसमें जो ऐसा ऐसा होता है ना कि आप ये बनाते हो तो हाईलाइटेड होते हैं, तो हाईलाइट में मैडम ने ये बोला है कि मेरी एक क्लासमेट थी और ये वही थे जिसके पास अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ये मिलने के लिए गई थी। कहती उसने मुझे इनकरेज किया कि तू इस लाइन में आ,
जबकि इनके गॉडफादर सबको पता है कि किसके थ्रू ये यहाँ पर आई हैं, क्यों, किसके थ्रू इनको ये रोल मिले हैं, लेकिन उनका नाम ये कभी नहीं लेती। अभी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे थे, या मैंने शायद किसी की वीडियो सुनी थी या क्या था, कि वो ये कह रहे थे कि भाई उनकी अगर पहले कोई औलाद होती तो क्या वो नहीं पता चलता, इतने महीनों होता, बाहर निकलता, ये होता। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि मैडम ने कब कौन से जो है पॉडकास्ट में, कौन से इंटरव्यू में अपनी पहली शादी का जिक्र किया है? एक सिंगल टाइम भी जिक्र नहीं किया। और अगर उन्होंने ये जो रियलिटी शो किया था दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और उसमें बताया था, तो उन्होंने अपनी बैड साइड बताई। क्यों बताई? क्योंकि उनको चाहिए थी सिंपैथी, और ये तो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है भाई। कोई भी एक कपल पकड़ लो, जैसे नच बलिए है या कोई रियलिटी शो है, कोई भी एक के ऊपर ना उनका पुराना सब कुछ दिखा देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता देंगे, ये पहले ऐसे था, इसने ऐसे तकलीफ उठाई है। और दूसरी बात, जब जब वो ऑलरेडी शादीशुदा हो और उसके पर्चे छपे हुए हों, तो फिर क्या बताएगा इंसान? अरे उस शादी में मुझे ना खुशी नहीं मिली, उस शादी से मुझे दुख मिला, उस शादी से मुझे तकलीफ मिली। तो उसके चलते वो क्या कहेगा? 100 कीड़े निकालेगा पिछले वाले में। खुद में कितने कीड़े हैं ये इंसान कभी बताएगा? खुद के गिरेबान में कभी झांक कर देखता है? और खुद ने रिश्ते में रहते हुए अगर किसी को पसंद किया और अट्रैक्ट हुए उसके पास, और उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, वो भी जब तुम मैरिड थे, तो फिर ऐसे में कोई क्या कहेगा? अपनी छाछ कोई खट्टी बताएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मैडम ने ये कभी बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा थी तो उसकी पास्ट ज़िंदगी कैसी थी, वो हिंदू थी तो वो क्रिश्चियन कैसे बन गई, कभी ये बात बताई है? तो वो क्यों बताएगी कहीं पर भी कि भाई मैं प्रेग्नेंट थी, या उसके फ़ोटो हैं? वो फ़ोटोज़ तो ऐसे थे, मुझे नहीं पता वो इतने गुप्त फ़ोटो कैसे थे। हालांकि फ़ोटो तो बाहर इनकी शादी के भी नहीं आए हैं, पर पता तो ये भी चला है कि इनकी शादी कोई सीधी सादी तरीके से नहीं हुई है, कि जैसे भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं, कपड़े वगैरह भी वही पुराने अपना पहन के उसमें फेरे वगैरह ले लेते हैं, या भागकर जाकर निकाह कर लेते हैं, तो कोई कपड़ा नहीं बनता, कोई जोड़ा नहीं बनता, और ऐसी हो जाता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज मौलवी होना चाहिए, आपके पास एक गवाह होना चाहिए, आप वैलिड होने चाहिए, और आपका निकाह हो जाता है। ऐसे ही जस्ट बिकॉज आप बड़े होने चाहिए, यानी कि अडल्ट होने चाहिए, और आपके पास जो है ना एक मंत्र पढ़ने के लिए आपके पास जो है जो भी वो बोलते हैं कि आपके पंडित जी वो होने चाहिए, और बस वो आपके मंत्र के साथ आपको बंधन में बांध देते हैं। तो जो ये बता रही हूँ मैं, उनका जो वैलिड होते हैं, जो अपने 18+ होते हैं, जिनको कानून भी नहीं रोकता, और वो ऐसे कर शादी कर लेते हैं। लेकिन इनकी शादी जो थी वो थोड़ी अच्छे बेहतर तरीके से हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर नहीं हुई है, बट ठीक ठाक तरीके से हुई है। फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए गए हैं, और 2008 या 7 या 8 की बात है ये, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते होंगे भाई, ये तो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। एनीवे, इन्होंने कभी नहीं बताया कि उसमें कब कितनी तकलीफ उठाई, कैसे उठाया, क्या नहीं किया, कैसे क्या, कभी आज तक कोई डिटेल इन्होंने शेयर की है क्या? कभी नहीं, नेवर एवर। मतलब वहाँ से रिश्ता टूट गया, उसके बाद जिस भी इंटरव्यू में ये ढंग से अपने फैमिली के बारे में अभी तक नहीं बताती थी। इन्होंने कभी खुलकर ये भी नहीं बोला कि मेरे मम्मी के मतलब मैं औलाद अकेली हूँ, लेकिन मेरे पापा की 2 औलादें हैं, तो वो कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ रहती हैं, वो क्यों नहीं मुझसे मिलती हैं, वो क्यों नहीं मेरे पास आती हैं, मेरी पहली शादी में वो शामिल थी क्या नहीं थी, कभी जिक्र किया? तो सोचो, जब इन बातों का जिक्र नहीं करा, तो और वो बच्ची, जिस बच्ची को वो चाहेंगे ही नहीं कि वो किसी कोई भी उसके बारे में जाने, तो वो क्यों कर बताएंगी? तो ये तो जवाब उसका हो गया। पर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये बताते हैं ना कि ऐसे, तो वो अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में क्यों बताएंगे? जबकि ये जो लड़ाई झगड़े फसीते चल रहे थे, कि जब ये बिल्कुल एकदम डिप्रेस्ड हो गई थी कि नहीं अब मैं जो कुछ करना है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, अपनी ज़िंदगी से जब ये तंग आ गई थी ना, तब इनको चाहिए था कि मैं फ्लाई तो मैं करूंगी नहीं, लेकिन मैं कहीं और हाथ आजमाऊं। उसके चलते ये ऑफर जो हुआ था वो इनके ब्रदर इन लॉ की तरफ से ऑफर हुआ था कि ठीक है आप जो है ना पोर्टफोलियो वगैरह बनवाओ और बाहर आओ, और इस तरीके से मॉडलिंग वगैरह में आ जाओ। मैं भी शायद उसकी उनकी दोस्त जो है सोनाली, उसने भी शायद बोला होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक्ट्रेस है और इनसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ज्यादा अचीव किया है, लेकिन उसमें उसने अपनी रियलिटी नहीं खोई है, किसी को ज्ञान नहीं बांटा है। तो जब उन्होंने पूछा सवाल, जो भी वो होस्ट थे, उन्होंने ये सवाल पूछा अपनी गेस्ट यानी कि मैडम से कि ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि भाई आप जो है क्रू मेंबर थे और उसके बाद आप एक्ट्रेस हो गई, और हम जानते हैं कि वो आपकी हेल्थ रीजन थे। हेल्थ रीजन क्या थे वो हेल्थ रीजन जिसकी वजह से ऐसे छोड़ दिया गया था बीच में? और ऐसा कौन सा हेल्थ रीजन था जिसकी वजह से परमानेंट ही छोड़ दिया था? कभी मैडम ने बताया?
नहीं बताएंगी, क्योंकि पैर में बेड़ियां पड़ गई थी भाई साहब। कह रही है आपके दिमाग में था या आपका जो ये ऑप्शन में था एक्टर्स बनना? कहती नहीं, अगर आप मेरी मानोगे ना तो पापा को मैंने यूनिफॉर्म, वही घिसी पिटी डायलॉग हर जगह जाके चिपका देती हैं कि पापा को मैं ऐसे यूनिफॉर्म में देखती थी, पापा आर्मी से आते हैं, मैं ये उन्हीं पापा और माँ को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म लिहाज नहीं आई? जो एक आर्मी पर्सन है जिसको सब लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, उसी इंसान की ये धज्जियां उड़ाती थी हर जगह जाकर, वो भी जब जब ये खुद माँ बनने वाली थी। ये अपनी माँ और बाप की जिन्होंने इसको जन्म दिया, इस लायक बनाया, इतना सपोर्ट किया कि एक धर्म बदला, दूसरा धर्म बदला, एक शादी की, दूसरी शादी की। मुझे नहीं पता कि इनकी पहली शादी में इनकी मम्मी पापा जो है वहाँ पर थे, मौजूद थे या नहीं थे, सपोर्ट किया था या नहीं किया था, क्योंकि कोई पिक्चर्स नहीं है और मैडम ने कभी इस टॉपिक पर कभी कुछ बताया ही नहीं है, तो हम क्या ही कह सकते हैं। बट हमने जो दूसरी अपनी आंखों से देखी उसमें तो देखा है कि एक बार कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने शादी कर ली, शादी कर कर वो दूसरी शादी वो नहीं चला पाई, मतलब शादी नहीं चला पाई, उस शादी को तोड़ दिया एंड देन उसके बाद दूसरी बार कन्वर्ट हो गई है। दूसरी बार कन्वर्ट होने के बाद फिर शादी कर रही हैं, तो उस शादी में इनके मम्मी पापा थे, मतलब इतना सपोर्ट किया उन्होंने, और फिर भी ये औरत शादी होने के बाद, अपना काम निकलने के बाद अपने माँ और बाप को ब्लैक पैच बता रही थी। तो क्या ये उम्मीद करेगी कि इनकी औलाद इनको ब्लैक पैच नहीं बोलेगी? क्योंकि तुम जैसा करोगे वैसे ही तुम्हारी औलाद करती है, हमने तो यही सुना है और यही देखा भी है। और वो भी जब जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना यार, उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता। अगर एक लड़की जो है ना जब एक प्रेग्नेंट होती है तो वो ऑटोमेटिक ही माँ बन जाती है, ऑटोमेटिक ही एक औरत हो जाती है, ऑटोमेटिक ही उसकी जो फीलिंग है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि अगर भले कोई लड़की टॉम बॉय की तरह से थी, ठीक है, फिर उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि वो लड़के की तरह से दृढ़ रहती है हमेशा। ऐसे होते हैं बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि मतलब उनमें ना लड़कियों वाली वो नज़ाकत नहीं होती, वो एकदम मार धाड़ ताड़ सब खेम में भी होती हैं, खेल में भी होती हैं, खेलने कूदने में भी होती है, और काम करने में भी ऐसी होती है कि नहीं मैं तो सारे काम कर लूँगी। और लेकिन उसके बाद जब वो माँ बन जाती है ना तो थोड़ी सी उनमें भी थोड़ी नज़ाकत भी आ जाती है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा बच्चे की तरह से हो जाता है। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ऑटोमेटिक उसमें ममता आ जाती है और वो फीलिंग समझने लग जाती है, क्योंकि वो अपनी औलाद से जुड़ जाती है। तो सोचो वो फिर अपनी औलाद से जब जुड़ जाती है ना तो उसमें जब ममता आ जाती है तो वो ये सोचती है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया होगा, उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई होगी। लेकिन ये औरत भाई साहब प्रेगनेंसी में भी बाज नहीं आई अपने माँ बाप को ब्लैक पैच बोलते हुए। और वही जब ये औरत ऐसे बोलती है ना, पापा को मैंने वैसे यूनिफॉर्म में देखा था तो मैं चाहती थी कि मैं भी यूनिफॉर्म में हूँ, ये हूँ वो है, चल झूठी। तो ऐसा लगता है कि यार कितनी झूठी औरत है ये, इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे जब जब इनकी इज्जत और इनकी बातें, इनकी दबी छुपी बातें सब बाहर आई ना, और फिर कुछ कुछ लोगों का फिर अपना नज़रिया, क्योंकि पच के अपने ब्लॉग में करने लगे और वो चीज़ें दिखने लगी, तो भाई फिर तो कोई रह नहीं गई ना, सेकंड थॉट रह नहीं गया ना कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। पर झूठ जब इनके इतने ज़्यादा खुद ने इन्होंने एक्सपोज कर दिया, अड़ोसी पड़ोसियों ने एक्सपोज कर दिए, रिश्तेदारों ने एक्सपोज कर दी, तो फिर और ज़्यादा समझ में आ गया कि एक्चुअली जो हमें अंदाजे हो रहे हैं कि ये ऐसे लोग नहीं है जैसे दिखते हैं, फिर उन पर मोहर लग गई लोगों के बाहर आने से। और जब ये बताती ना नहीं नहीं ये पापा ऐसे थे, पापा ऐसे थे, हट, एक्चुअली पापा हैज़ बिन ये समझ लो कि अब ये बनावटी करने वाली है। क्योंकि जब कोई फ्लुएंट बोलता है ना भाई साहब, एकदम लगातार कंटिन्यूसली बोलता है, तो समझो वो प्रिपेयर है बोलने के लिए। क्योंकि अब वो कौन प्रिपेयर होगा? जिसको सोचना नहीं पड़ रहा, जिसके दिमाग में ऑलरेडी है, यानी कि सच। और अगर सच नहीं होता ना तो इंसान को फिर क्या करना पड़ता है? देख लो, ये जब जब मैडम और जनाब इस तरीके से बात करते हैं ना तभी तभी इनके खुलासे होते हैं। मुझे ना वो देख के बड़ा ऐसे होते थे, बड़ा हमेशा सेम डिक्टो एक्टिंग की इन्होंने, चाहे फिर वो रश्मि के पॉडकास्ट में हो, चाहे फिर वो भारती के पॉडकास्ट में हो, फिर चाहे ये यहाँ हो या किसी भी इंटरव्यू में हो, ये लाइन जरूर चिपकाती हैं ये। लेकिन कभी ये नहीं बताती कि मेरे ब्रदर इन लो, एक्स ब्रदर इन लो, उसकी वजह से मैं आज एक्टिंग करियर में, जब इसने फजीते मचाए, वहाँ पर लड़ाई झगड़े किए हैं, एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई इनका करियर जो है थोड़ा शिफ्ट करते हैं, इनका माइंड थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, चलो किसी और काम में लगाते हैं। बला की खूबसूरत तो आप नहीं थी, देखो भाई मैं बताऊं, हाँ मैं भी नहीं हूँ, लोग कहेंगे तुम कौन सा बला की खूबसूरत, तो भाई मैं भी नहीं थी, लेकिन हाँ हीरोइन मटेरियल ये नहीं थी, क्योंकि ये एक्ट्रेस बनी है, मैं एक्ट्रेस नहीं बनी हूँ। तो बला की खूबसूरत तो ये नहीं थी। हाँ ये देखा जाए कि जैसे अभी नई नई बहुत सारी एक्ट्रेस आ रही हैं, वो वाकई में खूबसूरत हैं, तो इनका रंग बहुत ज्यादा सांवला था, बहुत ज्यादा अजीब सी पतली सी थी, ये सब कलर वलर सब ठीक इन्होंने आर्टिफिशियल ठीक कराए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐश्वर्या राय
पढ़ाई की तरह से बहुत ही भला की खूबसूरती, तो लोग ये कहेंगे कि अपनी खूबसूरती को आजमाओ और जाओ जाकर एक्टिंग करियर में हाथ आजमाओ। वो जस्ट बिकॉज इनको स्विच कराना था तो इसलिए उन्होंने ये राय मशवरा दिया। ऑफ कोर्स उन्होंने भी कहा होगा, तो इन्होंने सारा का सारा ये डाल दिया कि मेरी दोस्त ने ऐसे कहा, मेरे दिमाग में नहीं था और इसलिए मैं ऐसे एक्टिंग मैं करियर में आ गई। तो कहती है कि मेरी जब ख्वाहिश थी ना, तो मैंने ना फिर वो फोटोज वगैरह खिंचवाए वहां पे, तो मैंने साड़ी ऐसे ऐसे पहनी थी और फिर वो मैं ना उसमें सिलेक्ट हो गई। तो कह रही है लेकिन फिर जैसे कि आपने कहा कि मेरे हेल्थ रीजन थे, जब इन्होंने ऐसा करा ना मैं समझ गई। मैंने कहा अब भाई लगा कट। अब कट क्या लगा, अब इनकी मेमोरी में कट लगा। अच्छा मैंने पहले ये किया, फिर मेरे से वो नहीं चल पाया, तो फिर मुझे करियर स्विच करना था। उस करियर स्विच करने में जो आपका 1 डेढ़ 2 साल थे, उस 1 डेढ़ 2 साल में हुआ क्या था वो तो आप बताते ही नहीं हो कभी भी। फिर कहती हैं जैसे आप जानते हो सोनाली कुलकर्णी है, उसने मुझे एक बोला कि कोई बात नहीं अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो। और उसके बारे में भी इन्होंने झूठ बोला कि वो जो सोनाली कुलकर्णी है वो मेरी क्लासमेट है। तो ये जो सोनाली कुलकर्णी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो इनकी क्लासमेट कैसे हो सकती है। मतलब उनकी जो एज दिखाई दे रही है वो 51 ईयर्स दिखाई दे रही है भाई साहब, और इनकी दिखाई दे रही है 39। तो भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इतने साल का डिफरेंस। वो क्या हर साल क्लास में फेल होती रही है, ये क्लास जंप करके उनकी क्लास में चली गई थी? कोई मुझे बताओ। अगर कोई किसी का क्लासमेट है तो चलो 1 साल का 2 साल का एज डिफरेंस आ जाएगा भाई, होता है कई बार बच्चों को स्कूल लेट में एडमिशन कराते हैं। लेकिन 51 और 39, मैडम अपनी एज कम करवा रखी है क्या? बताओ बताओ प्लीज बताओ ना, या झूठ बोल रही हो ये बताओ। कहती वो मुझे बोला करती क्या तू इतनी मेहनत करती है, चल एक्टिंग में करियर में आजमा। मतलब मेहनत किस चीज में करती है? आप तो फ्लाई कर छोड़ चुके थे, आप तो घर पर थे, तो कौन सी मेहनत आप कर रहे थे? आप तो एक्टिंग आप तो वो करियर छोड़ चुके थे ना, कि आपके हेल्थ इशू की वजह से छोड़ चुके थे। देन ये कैसे हुआ? फिर कौन सी आप मेहनत कर रहे थे जो वो सोनाली बोल रही थी कि इतनी मेहनत करते, क्योंकि आप तो हेल्थ रीजन की वजह से छोड़ ही चुके थे। झोल माल है भाई, झोल झाल है। तो कहती तू एक्टिंग नहीं करनी, तुझे हीरोइन नहीं बनना ना, तो चल तू एक काम कर, टीवी शोज कर ले। मैंने कहा नहीं ये वो नहीं, मेरी बस की काम नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकती। कहती है एंड देन मदर्स, यू नो मदर्स कहाँ से आ गई भाई साहब? एक बात बताओ आप मुझे, जब आप फ्लाई कर रहे थे तो आप ऑलरेडी मैरिड थे, तो आपकी मदर कैसे आपके भाई करता धरता हो सकती है? हस्बैंड जरूर करता धरता हो सकते हैं ना, तो मदर का एंगल कहाँ से बीच में ले आई हो? मैडम ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आप अनमैरिड थी, फ्लाई करती थी, फिर आपने हेल्थ रीजन की वजह से फ्लाई छोड़ दिया, फिर आप अपनी माँ के साथ रह रही थी, फिर आपको एक्टिंग करियर करना था। मतलब वो फ्लाई में आपको करा सकती हैं, मतलब आपको क्रू मेंबर बना सकती हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं करा सकती। उसमें भी वही होता है, मेकअप करना होता है, पूरे दिन मेकअप में रहना होता है, पूरा दिन ये सर्व करो वो सर्व करो, ये काम करो वो काम करो, एक शहर में जाओ दूसरे शहर में जाओ। हाँ लेकिन एक्टिंग नहीं करा सकती थी। वाह, लेकिन मम्मी का एंगल कहाँ से आया भाई? झूठ मत बोलो मैडम, सच्ची सच्ची बताओ। आप ही मुझे बताओ, जब सबको पता है कि मैडम की पहले शादी हुई है, ये मैडम ने खुद से बताया है। कब बताया है? ये नच बलिए में मैडम ने बताया है कि हाँ मेरी पुरानी शादी ऐसी थी, मेरे को कपड़ों के लिए जज किया जाता था, मेरे को खाने के लिए जज किया जाता था, उस शो के अलावा। और कहीं सिंगल टाइम मैडम ने अपने एक्स के बारे में या अपनी पास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, सिंगल वर्ड भी नहीं। तो माँ तुम्हारी कैसे डिसीजन ले सकती है? तुम तो ऑलरेडी मैरिड थी। कहती मम्मी तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी ये सुन के कि हाँ हाँ दीपिका तुझे ट्राई करना चाहिए। अब मम्मी खुश हो जाती थी, और अगर मम्मी खुश हो जाती थी तो फिर मम्मी कौन सी एंगल से खुश हो जाती थी भाई? फिर तो तुम्हें अपने हस्बैंड का लेना चाहिए ना, और मम्मी खुश हो रही है तो उससे क्या लेना देना, तुम तो मैरिड थी। तो कहती है एंड देन मैंने जो है वो फ्लाई जो है वो गिव अप कर दिया। पर जब आप फ्लाई कर रही थी मैडम, तब आप शादीशुदा थी, आपने शादी की थी, उसके बाद आपने 1 डेढ़ 2 साल का ब्रेक लिया था जो आप खुद कह रहे थे। उसके बाद आप एक्टिंग लाइन में आए थे। नहीं बताते आपका गॉडफादर को नहीं बताते कि आपको ये शो किसने दिलवाए थे। लोग एड़ियां घिसते रह जाते हैं एक सीन के लिए, इतने सारे वहाँ जाओ वहाँ पोर्टफोलियो भेजो वहाँ भेजो। लोगों को आसानी से नहीं मिलते, कोई कोई लोग होते हैं जिनके कनेक्शन होते हैं, जिनको मिल जाता है। जैसे कि इनके आलोक, वो जो ये शो मैडम कर रही थी, उस शो का एक पार्टनर था, ये पता नहीं क्या था, किसी चीज टीम में ही था। मतलब अब ये मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन कहीं उसका नाम नहीं, कहीं अपने एक्स का नाम नहीं, बस मम्मी और मैं। मतलब मैं तो अनमैरिड थी, मैं फ्लाई करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैं एक्टिंग लाइन में आ गई। वाह, स्लो क्लैप मैडम के लिए।
फिर उसके बाद थोड़ा रिकवर किया। कितने दिन रिकवरिंग में लगाए जरा ये भी बता। फिर मैंने अपने फोटोशूट जो है वो डन कराए, तो मैंने वो सब जगह दिए, डिफरेंट मेल आईडी। उस वक्त तो मुझे कुछ 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 समझ नहीं थी। हाँ हाँ, बस आसमान से गिरे और बस टपक गए और बस खिलखिला के पेड़ बन गई है उस बीच से, और बन गई सुपरस्टार मैडम। वाह मैडम झूठी, मतलब ABC कुछ भी नहीं पता था और बस मैं लाइन में आ गई बस, और मैं सक्सेस भी हो गई और मुझे इतना अच्छा शो मिल गया। पहले भी मुझे मिल गया था, देवी मिल गया, फिर मुझे अगले ही जन्म वो भी मिल गया, फिर मुझे मेन लीड किरदार भी मिल गया। वाह मैडम वाह, बहुत लकी हो भाई तुम तो बहुत ही लकी हो। और तुम इतनी ज्यादा लकी हो तो तुम्हें आज कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, ये बता दो। क्यों लोगों ने आपको शैडो बैन करके रखा है, क्यों लोग आपको काम नहीं दे रहे। कोई एक सिंगल सिंगल सिंगल, अभी आप ये बताओ, कोविड खत्म हुए 6ठा साल लग रहा है, एक सिंगल सीन नहीं मिला इनको भाई साहब। कोई ऐड नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, मतलब ऐड प्रमोशन मतलब ऐड करने वाली बात, कोई भी किसी भी चीज़ का अपने ब्लॉग के थ्रू एक आध जो प्रमोशन मिलते रहते हैं वो भी रेगुलर नहीं रहते, जितने चालू को मिलते हैं उससे भी कम मिलते हैं इनको। कोई एक सीन नहीं, अब धीरे धीरे एज हो रही है तो बच्चे वाले सीन करो कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं, कोई भी सीन करो। आपके साथ के लोग सब लगे हुए हैं। सुधा चंद्रन को देख लो भाई साहब, खाली नहीं रहती, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। और कब से काम कर रही, कब से बताओ, जब बिंदिया फेमस हुई थी। दूर मत जाओ, इनकी माता जी को देख लो, जो सीरियल में इनकी माता जी बन रही थी। बस ये दोनों में अभी भी ऐसे हैं कि पूरी इंडस्ट्री ने इनसे इन्होंने पंगे ले रखे हैं भाई साहब, तो उन्होंने इनको बिल्कुल बैन कर रखा है। चलो हटो, तुम्हारी जगह बहुत लोग आ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि भाई नई जनरेशन आती है, लोग नए नए फेस देखना पसंद करते हैं, बट पुरानों को भी नहीं भूल जाते, पुराने भी कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। अभी अगर मेरी बात करो, मैं बात करूँ तो अगर हम बात करें साक्षी तंवर, यानी कि कहानी घर घर की, तो वो लीड एक्ट्रेस थी, मतलब उसमें एक बहू का किरदार कर रही थी ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद फिर वो बहुत सारे सीरियल्स में देखने को मिली, और हम इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, क्राइम पेट्रोल काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने होस्ट किया उसको, और भी कई सारे सीरियल, और कई सारे जैसे ये कॉप वाले सीरियल आते हैं, क्रिमिनल सीरीज जैसे टाइप के जो होते हैं, ये थ्रिल सीरियल आते हैं, उसमें भी उसने लीड एक्ट्रेस का मतलब किरदार निभाया है। या फिर आप कहो स्मृति ईरानी, जो कि अपना उन्होंने करियर स्विच कर लिया था लेकिन उसके बाद भी कम बैक कर रहे हैं देखो। और भी अब ये श्वेता तिवारी हो गए, और चलो सुधा चंद्रन को भूल जाओ, बाकी सबको। सुधा चंद्रन देखो कोई भी किरदार निभा रही हैं और आज तक चलती आ रही हैं वो, और एक्टिव रहती हैं। एक इनको देख लो जरा, कोई भाव देता ही नहीं है। फिर कहती हैं कि इंडस्ट्री मेरे जो ना बहुत मेरे साथ काइंड रही है। अरे भाई, गॉडफादर बैठे थे तुम्हारे वहां पर सेंटर में, जिनकी वजह से तुम वहां हिट हो गई, सरवाइव कर गई। लोग एड़िया रगड़ते रहते हैं, जिनको खाने को नहीं, रहने को नहीं, मुश्किल से गुजारा करते हैं, और उसके बाद फिर हार थक के अपने शहर लौट आते हैं कि नहीं हो पाया हमसे। और क्या ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ कुछ टाइम काम किया, आगे नहीं चल पाया, उनको नई रोल मिल पाए तो अपने घर आगे। तुम तो हर चीज़ में लकी रही थी भाई साहब, और तुम ये सारी बताते हो, लेकिन तुम रियलिटी नहीं बताते, ये बहुत गलत बात है। किसी का क्रेडिट नहीं खाना चाहिए। कहती है 8 महीने में मैं इतनी लकी रही कि 8 महीने में मुझे जो है मेरा पहला शो मिल गया था। फिर वो उन्होंने पूछा, होस्ट ने पूछा कि आपकी माँ ने जो ना आपको बहुत सपोर्ट किया, यूजुअली तो फैमिली ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली आप फैमिली की बात कर रहे हो, फैमिली के सुनी कब है इन्होंने? फैमिली तो कब की छोड़ आई, और सपोर्टिव मदर नहीं होगी तो भाई और कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि मदर के भी आगे पीछे कोई नहीं था। अब ये कोई बच्चा मुंहजोरी करे, कोई बच्चा जबरदस्ती करे कि मुझे तो एक शादी करनी है, भाग के शादी करनी है, धर्म परिवर्तन करना है, फिर दूसरी शादी करनी है, फिर धर्म परिवर्तन करना है, फिर दूसरी शादी करनी है, फिर कन्वर्ट होना है। अभी जब उन सारी चीज़ों में सपोर्ट कर सकता है कोई माँ, तो ये तो भाई साहब बहुत छोटी सी चीज़ है। हमेशा मेरी मम्मा ने कहा है कि तुम जिसमें खुश हो तुम वो सब काम करो। अभी तुम किस किस चीज़ में खुश थी ये तो हमें सबको पता ही है मैडम। तो कितना झूठ बोलती थी भाई साहब, 4 साल पहले तक लोग इनके असली चेहरे से वाकिफ नहीं थे, तो इन्होंने जो कहा लोगों ने यकीन कर लिया। बहुत सारी बातें जारी रहेंगी क्योंकि भाई साहब पॉडकास्ट वो बहुत लंबा है, तो मैं भी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी और मज़ा आएगा, आप सुनते रहिएगा। वीडियो पसंद आए यहाँ तक की तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के साथ, पता नहीं कितने पार्ट बनाऊंगी, बट हाँ ये जरूर है कि आपको मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।